ठीक ठाक ये दोनों मेरे साथ थे। ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सेंटर से गुजरती और गंदगी का एक गलाजत का पूरा जेल उसका माहौल था, बीमारी, गंदगी, गलाजत। और उससे पहले जब सिस्टम था इन प्लेस तो आती थी उनकी जिनको आउटसोर्स किया हुआ था सिस्टम, वो आते थे लेके चले आते थे। और उसके बाद फेल हो गया, ये फ़ोन करते रहते थे कि भेजो, कोई नहीं आता था। बनाकर वो बैलगाड़ी आती थी। दिस इज हाउ कि इस तरह निज़ाम इसका तबाह हुआ है। अभी डेली रिमूव हो जाता है। इसको आप इसको पर्सनल अपने इसका करेंगे इसको। जी सर। कैदियों की कौन सी वार्ड में आप मैं जानना चाहता हूँ कहीं? फीमेल का भी किया है, हमने हॉस्पिटल का भी किया है, वहाँ पे भी नए लोग आते हैं ना, उसको फिर हम 14 डेज के लिए क्वारंटाइन सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ रखते हैं। उसके बाद फिर जो डिफरेंट जहाँ जहाँ केस होता है उस हिसाब से फिर उनको बैरक एलोकेट करते हैं कि इस तरह निज़ाम इस तरह तबाह हुआ है बिल्कुल। वो भी लोकल अरेंजमेंट था सर हमारा, जो हम लोग खुद से करते मैं हैं। इसको गवाह हूँ कि फ़ोन करते थे। फिर ऑनरेबल पीएम साहब लास्ट टाइम सर जब तशरीफ लाए हैं डायरेक्शन दी तो फिर हमने इसको सारा लॉबी बना दिया। अभी रिमूव हो जाता है। आप इसको पर्सनल अपने इसका करेंगे इसको। कैदियों की कौन सी वार्ड में आप मैं जानना चाहता हूँ कहीं? हम फीमेल का भी किया है, हमने हॉस्पिटल का भी किया है, वहाँ पे भी गिफ्ट देने हैं। चलिए जी मैं यहाँ बैठता था तो वॉच कर रहा था, तो उसमें पानी उसका लेवल कम था। वो उसने पत्थर फेंके, अपने फेंक के तो पानी का लेवल ऊँचा किया, फिर पानी में आई सॉ इट माई सेल्फ। कितनी देर रही आपको? मैं सेकंड टाइम रहा कोई 4-4.5 महीने, 6 महीने। और पहली टाइम मेरा ज़्यादा वक्त वो मैं उसको ज़्यादा था इस्लामाबाद, पहली दफ़ा 1 वीक 6 दिन 10 दिन। लेकिन टोटल तो वो मेरी थी वो 5.5 महीने, लेकिन ज़्यादा ऊपर नेशनल असम्बली में वो मैं था। लेकिन सेकंड टर्म मैंने यहाँ पर 5.5-6 महीने गुजारे। दिया था ना जी लास्ट तो टाइम। ये जो मैंने कहा था, ये जो जहाँ से कूड़ा उठवाया जाता है जी वो हो गया, वो उसको हमने ग्राउंड बना दिया, साफ कर दिया। ठीक। अभी डेली बेसिस पे आती है बाहर से डीएमए की गाड़ी, लिफ्टर लेके आए चौक और साहब वो उठा वो देते ये हैं। जो है ना जी, इसका उनका जब मैं यहाँ पर था तो बहुत बुरे हाल थे। वो जो टर्किश कंपनी चली गई थी, और वही 50 साल पुराना गड्ढा और वो बैल आता था, और ओपन और सारा गलाजत पूरी जेल में फिरते थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ बीमारी पहुँचती होगी। तो उसका क्या इंतजाम किया चौक अभी साहब? सर चीफ सेक्रेटरी साहब ने सर पिछले हफ्ते सर 164 मिलियन की ट्रैक्टर और ट्रालियाँ पंजाब की तमाम जेलों के लिए अप्रूवल पेंडिंग पड़ी थी 3 सालों से, ड्राइवर भर्ती थे। अभी जून से पहले ही हम ले लें। तो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वो जो ड्राइवर आए हुए एक तो चौक साहब उसको वही आउटसोर्स करें, जो जी, outsource है। आउटसोर्स करें। बिल्कुल ये सब अल्टीमेटली चौक साहब ये ख़राब हो जाएंगे। जी ऐसे ही है सर। आप एक ईमानदार अफसर हैं, जब तक आप हैं ठीक, उसके बाद सब ये बेकबूझ जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको नहीं ऑनेस्टली सर, बता रहा स्वाइस के सर, उसके अलावा पेंशन के इश्यूज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज़ के। आउटसोर्सिंग इज सिंपल मॉडल। आप अच्छी कंपनी लेते हैं, वो सारा मैनेज करती है, नहीं काम करता है, फारिग करें, नई कंपनी आ जाए। जब वो टर्किश था तो मैं जब आप मुझे बताते थे कि बड़ा अच्छा निज़ाम बहुत था, अच्छा तो उसके बाद एक्सीलेंट। यानी बैलगाड़ी आती थी, यकीन करें, और उससे जो सर ये गंदगी आउटसोर्सिंग और बीमारी पर, तो उसको आप सारा इसका निज़ाम करें इसका। तो उसको आपने ग्राउंड बना दिया? जी जी वो साफ कर दिया। तो अभी हमने एक जो परमानेंट एक वो रखा हुआ है डेली बेसिस। मैं ये जगह देखना चाहता जी हूँ। जी दिखा देते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाए। इसको बंद रखा हुआ है? जी बंद है। उसके बाद फिर इसको ब्लॉक कर दिया अंदर बाहर से, सिर्फ बाहर मेंटेन करते हैं इसको, लॉन इसकी कटिंग करवा देते हैं पौधों की, बाकी कोई नहीं। वो जो हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते हैं कि कौवा बड़ा चालाक जानवर है, तो उसका अमली मुजाहरा मैंने एक दफ़ा यहाँ देखा। मैं यहाँ पर पानी वानी उनके लिए कुछ रखता था, तो वो उसके मिट्टी के बर्तनों में, तो वो एक दिन वो आई वॉज हेयर, और वो कहाँ है, वो हैं इधर, वो जो थे रिलीज हो गए हैं शक्ति जो। नहीं वो जो यहाँ के जो आपके सिपाही इधर हैं। जी जी वो है मुलाजिम है, बाबा है। हाँ जी। तो खैर, तो मैं यहाँ बैठता था तो वॉच कर रहा था, तो उसमें पानी उसका लेवल कम था।
वो उसने पत्थर फेंके, अपना फेंक के तो पानी के लेवल ऊंचा किया, फिर पानी में आई सॉ इट माई सेल्फ। कितनी देर रहे आप इधर? मैं सेकंड टाइम रहा कोई 4 साढ़े 4 महीने, 6 महीने। और पहली टाइम मेरा ज़्यादा वक्त वो मैं उसको ज़्यादा था इस्लामाबाद, पहली दफ़ा 1 वीक 6 दिन 10 दिन। नहीं टोटल तो वो मेरी थी वो 5.5 महीने, लेकिन ज़्यादा ऊपर नेशनल असम्बली में वो मैं था, लेकिन सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर 5.5-6 महीने गुजारे। उसका टॉयलेट्स कम इनकी, और इनका था सर वो 2 दिन पहले DDC अप्रूव हुई है जी। 162 नए टॉयलेट सर मंजूर हुए हैं और फंडिंग भी उसकी रिलीज हो गई है सर। ये आप पैसे जो वो मतलब है सारा मुझे जी बताएं। मैं आपको बताता हूँ, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना जी, वो तो बैरक्स के अंदर वो कम से कम 150 वॉशरूम बनवाए हैं पैसे इकट्ठे करके, फिर उनकी रेनोवेशन की, टाइलिंग करवाई सारी, जो सेल्स के अंदर थे वो सारे टाइल्स करवाए, वाश बेसिन करवाए। जो आपकी डायरेक्शन पे जो गवर्नमेंट ने करना है सर, वो चूँकि फिर गवर्नमेंट वो ना रही, हमजा साहब वो ज़रा फिर मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें मुझे बताएं। ऑफिस आपको ब्रीफ कर देते हैं। अभी हुई है लास्ट 2 दिन पहले DDC, अभी उसमें अप्रूव हुआ है जी। कि खुशियाँ जो हैं वो तो यकीनन आप उससे नाबलद हैं। जेल में जेल हो और ईद यकीनन अपने घर वालों से दूर आप बैठे हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जल्द यहाँ से रहाई दिलवाए और आप एक अच्छे पाकिस्तानी बनकर आप वापस जब जाएं अपने घरों में, तो आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे और तौफीक दे कि आप अपने घर वालों की और अपने इलाके में जो भी आप खिदमत कर सकते हैं आप करें। मुझे इल्म है कि बाज़ मामलात में, बाज़ केसेस में ताख़ीर होती है, कुछ के साथ ज़्यादती होती है, तो उस हवाले से मैं IG जेल भी यहाँ पर मौजूद हैं और सुप्रीम जेल भी हैं और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं एक मरतबा पर आप सबको ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि जेल के अंदर ईद के क्या मानी हैं। आप अपने प्यारों से दूर हैं और वो आपको याद करते हैं, आप उनको याद करते हैं। तो मैं भी कैदी रहा हूँ, तो मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जब घर ले जाए, यहाँ से जब आप रहा हूँ, तो फिर आप अपने ख़ानदान की भी और अपने इलाके में जो भी खिदमत आप अदा कर सकते हैं अदा करें। और यहाँ पर अगर कोई मसाइल हैं, अगर कोई मुश्किलात हैं, तो मैं आज आया हूँ आपको मिलने। मेरे दौरे का मकसद भी यही है। तो मेरे साथ जो जेल के जो हुकाम जो मौजूद हैं और हुकूमत पंजाब के हुकाम मौजूद हैं, तो उसमें अगर आपको कोई मसला है, कोई शिकायत है, मुझे बताएं। और यकीनन फिर इंशाअल्लाह अभी आपको तोहफ़े भी तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी मुश्किलात को आसान करे और आप एक अच्छे शहरी पाकिस्तानी बनकर जब रहा हूँ, तो आप पाकिस्तान की खिदमत करें इंशाअल्लाह। जी कोई आपका कोई मसला है तो बताएं मुझे। जी बीबी आइए। साहब मैडम जी क्या मसला जी? मेरे ना बेटे का था मसला, उन्होंने 2 महीने हो गए CS साहब वालों ने मार दिया उसे। हाँ जी, तो मेरा मियाँ भी इधर है, वो पता नहीं वो कोई लगामी है। तो
सर डकैती के केस में उनका केस बना था, इसका बेटे पे भी तो नजायज डाल पे तो सारे जियों को जेल में, मेरा मियाँ इस जेल में है, इसका फौत हो गया। 6 महीने मुझे हो गया इस कहते हैं कि जेल में, इसकी कोई जमानत पीछे नहीं आने वाला नहीं है। ये जो सब इसको देखें, जी राइट सर, इसका क्या इसके मसला है, तो जो भी मसला है उसको कानून मुताबिक हल करें। जी राइट राइट। ठीक है बीबी? करवाते हैं। मेरा मियाँ भी इसी जेल में है। जी, अल्लाह ताला आप मैडम पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा किसी का कोई और मसला हो और किसी का मसला है तो बताएं। जी आइए अम्मा। वो आप जी। आ जाए माजी, क्या मसला है माजी? जाने का मसला बस मुझे तो, हमें तीनों को 3 बंदे हैं। अम्मा जी इंटरव्यू है इनकी, इंडिया की जल्दी जो से है हमारी इंक्वायरी हो जाए, हम चले जाए, एम्बेसी ये करवा दो। प्रोसीडिंग चल रही है फेडरल रिव्यू कोर्ट में, फेडरल रिव्यू बोर्ड में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उसको हेड करते हैं, अच्छा या अफरीदी साहब। ठीक। तो वो जब तक इंडियन गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं करती जी, तब तक हम इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये पर ले लें। मैं लॉ मिनिस्टर को जी राइट। गुजारिश करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को वो इस बारे में जो गुजारिश कर दें। ठीक। एक्चुअली सर ये डील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अच्छा ठीक, मोफा। हाँ मोफा बस करता ठीक। है, मोफा तो अब ये- इंटरेक्ट करता है विद इंडियन बस ये मोफा। आप मुझे बस दे जी, दें, राइट। मैं ऊपर सारी बात बस कर ठीक। राइट। 3 बंदे राइट। हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया आपका केस भेज रहे हैं। कितना अर्सा हो गया अम्मा आपको? शुक्रिया बहुत बहुत। ये कितना अर्सा हो गया? सर पूछ रहे हैं कितना अर्सा हो गया जेल में? 9 माह हो गए। 9 माह। तो आप तो किस तरह आप यानी वीजा नहीं था आपके पास क्या? वीज़ा खत्म हो गया। ये अच्छा खत्म। सामान अच्छा जाते था, ले रहे थे बच्चे के लिए लेके जा रही। अच्छा जी बीबी। गुजरात ਦੇ रहने वाली हैं तो मेरा ना गुजरात वाले चलान भेजना ना मेहरबानी होए सर मेरी। हाँ जी मैडम सर मेरा जरा ना 4-4 5-5 महीने मुलाकात नहीं आते, मेरे बच्चे सर छोटे इनकी एप्लीकेशन भेजी। ट्रांसफर टू गुजरांवाला साहब 25 साल कैद है, ये कर देते हैं, जैसे सबकी अथॉरिटी है ये कर देंगे। सर हम 2 बहनें हैं, दूसरी जी चली जाएंगे, दोनों की कर देते हैं, दोनों। चली जाएंगे। जी मुमताज, हाँ जी बोले आप। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਲੀਮ सही साहब ਸਰ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਨ 2006 ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਨ 2001 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ। कई साल हो गए? केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है regarding remissions to the 780 cases sir. 780 She is confined in डकैती मर्डर एंड 780 दहशतगर्दी केस में इसको 25 साल सजा। और 2006 में सर सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी। वो कितने 25 साल हो गए उनको? जी जी 25 साल अभी नहीं थे पूरे हो गए। अच्छा पूरे नहीं हुए। 23 साल वो कहते हैं माफ़ी नहीं मिली मुझे, रिमिशन नहीं मिल रही। अच्छा 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जितने 780 के केसेस हैं उनको रिमिशन नहीं दी जाएगी। अब इन्होंने 25 साल का मतलब है कैलेंडर ईयर 25 साल अपनी सेंटेंस पूरी करनी पूरी है। कर ली है? जी करनी है, करनी है उसके बाद रिलीज़ होंगे। और इसका जो केस है रिमिशन का 780 का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। अच्छा ईद के बाद सर वो डेट लगी हुई है पाकिस्तान में। ये तो सर ये तो भिजवाएं तो एक प्रिंसिपल तो इनको पर हम सुप्रीम कोर्ट से हम टेकअप करेंगे, जो भी इनको रिलीफ मिल सकता है कोर्ट के जरिए उसके लिए कोशिश करें सर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया। ठीक है बेबी। जी 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 मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मजदूर हूँ, बहुत सलील हुई पड़ी हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको? 4 माह हवालात के में है 9C के केस में उनका केस चल रहा है। जल्द समाज चाहती है। नारकोटिक्स का केस है, थाने वाले 1.5 kg जज जो है वो गाड़ी है। और ये दिसंबर 22 दिसंबर 2022 को ये अंदर सर। वैसे हमने अपने तौर पे इसकी जो एप्लीकेशन है फॉर ग्रांट ऑफ बेल वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेजी हुई है, बट शी इज़ टेलिंग कि शी इज़ इनोसेंट, पुलिस ने पर्चा डाल दिया। तो इसको देखें क्या इसका जी जी भेज देते हैं एप्लीकेशन होम सेक्रेटरी को दे, जी, रिपोर्ट बनवा के देखने को फॉलो करें। सब देख लें इसको। ठीक है ACS साहब को एप्लीकेशन भेजनी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, कह दिया है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा बीबी देख लेते हैं। जी अम्मा जी जी आगे आ जाओ। हाँ जी आगे से आए। जी दसो प्राइम मिनिस्टर साहब दसो। मैं साहब जी मेरी रिहाई का मसला बने है, 5 साल माफ़ी भी आई गई, 6-7 महीने हो गए ने, तो मैं हम बहुत मजबूर हाँ, मेरे पीछे आना लगो। मैंने 11वां साल है। 25 साल कैद। मेहरबानी
करके ये सब मेडिकल चल बोर्ड गया। करवाया गया था, तो मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन में ताकि है उसको ज़रा अगर जल्दी कर दें तो ठीक है ये आज ये होम सेक्रेटरी को आपका मेडिकल बोर्ड हो जाएगा। मजीद कोई है कोई दरखास्त? खातून कहती है कि इनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई है, इनकी अपील की जल्द समाप्त की। तो सर अभी सी साहब के ऑर्डर पे पूरे पंजाब में ये एक्सरसाइज की गई है। जितनी अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, उनकी एप्लीकेशन सारी हमने भिजवा दी हैं जी। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एप्लीकेशन हमें भिजवा दें। मैं खुद बात करूँगा। टाइम ले लिया हमने, पर्सनली मिल के साथ टाइम ले बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैनब आप भी मैडम बाकी ये तकसीम करते हैं सवाल। आजकल यहाँ होते हैं जी। अच्छा जी सर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी कि हेपेटाइटिस से लास्ट संडे को निकाला था। फिर कैंसर पेशेंट जी कैंसर पेशेंट नहीं जल्द समाप्त करवा दूंगा। अपील सर सुप्रीम कोर्ट में सर ये वही बेटर है। ये भी इसकी अपील 6000 प्लस एप्लीकेशन। ये सब इसको अब प्रायोरिटी पे ले ना, ये प्रायोरिटी पे ले। ही इज नॉट वेल। टेस्टिकल का इनको कैंसर है सर, उनके तो आप ले लेना सर जी। ये मैंने कहा कि अपील लगवाते हैं जी। नैब केस में ना 14 इनका सर बाईपास हुआ था 2018 शालमार हॉस्पिटल 2018 में हुआ था सर। जिस बाईपास अच्छा बाईपास हुआ है सर, पोस्ट बाईपास और इनके डायलिटेड हार्ट डिजीज है, डेवलप कर गए स्किन का डिजीज है। ट्रीटमेंट से चल रही है इनकी ना पंजाब कार्डियोलॉजी। इनको क्या सजा हुई है सर? इनको ना नैब के केस में ना 14 साल है नैब केस में सर। नैब केस में जी है पंजाब सोसाइटी पंजाब सोसाइटी। तो कितना अर्सा हो गया आपको? 1 साल 6 महीने। अच्छा, तो क्या थे आप पंजाब सोसाइटी में? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन थेरेपी। अच्छा, मेजर जुल्फ़कार के साथ ड्यूटी लगी। तो अंदर सर आपको सेहत दे लीवर कैंसर है सर। लिवर कैंसर उसकी ट्रीटमेंट हुई है? नहीं सर, अभी सर इनके बीके लाई सर रेफर हो गई है, इसका टेस्ट होने इसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। ये तो लिवर कैंसर है, इनको तो फौरन आप ठीक है सर। सर लेटर आ गया ना हेल्थ सेक्रेटरी साहब का सर में डायरेक्टर डॉक्टर काजी से मैं कर लूँगा। इनको लिवर कैंसर है, इनको फौरन आप इनको अस्पताल पहुँचवाएँ। आया जी सुबह रोटी सेवइयाँ थी दूध वाली, दोपहर में चिकन कोरमा, शाम को भी चिकन कोरमा और साथ में चिकन पुलाव देना चाहिए।
इधर से वो पकड़ो, चार ही पकड़ो। अभी आप पहले से ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है। मैं आज कोटलखपत जेल में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने जेल का दौरा किया और यहाँ पे जो कैदी हैं, मर्दों से भी और ख़वातीन कैदी जो हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं, उनसे भी मुलाकात की। और जो जेल की हस्पताल है वहाँ पर मरीज़ों से भी मिला, उन सबको ईद मुबारक मैंने दी। ज़ाहिर है कि एक अगर कैदी है तो उसके प्यारे जो हैं वो अपने अजीज़ के लिए वो घर में ज़ाहिर उनको याद करते हैं, कैदी अपने अजीज़ों को याद करते हैं। तो जिन हालात में ये लोग जेल में ईद मना रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि उस पर मज़ीद कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो मसाइल हैं उनको मैंने मुबारकबाद दी ईद की, और उनके मसाइल उनको मैंने आज सुना, और उनके जो जायज़ उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मैंने वहाँ पर उनको देखा। उसके बाद फिर मैंने मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और जो एडिशनल सेक्रेटरी होम जो हैं जेल्स के मियाँ साहब, आईजी जेल और सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ के हैं। तो 2-3 बातें बहुत अहम हैं, न सिर्फ कोटलखपत जेल के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ पर जेलों में जो बैतुल खला हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उसके लिए अच्छे बैतुल खला बनाकर उनकी बाकायदा सफाई, उनका अच्छा इंतज़ाम कराना, ये जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है बिल्कुल। अगर वहाँ पर बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर जो उनके जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स हैं वो इंतहाई अगर ख़राब होंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बीमारी हर तरफ फैलेगी। इसी तरीके से जो इंसानी फजला जो है और गंदगी के ढेर जो हैं उनको वहाँ से उठवाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था। अब आके दोबारा वो निज़ाम दोबारा शुरू किया गया है, और एक कवर्ड गाड़ी में वहाँ पर जो गंदगी के ढेर यहाँ से निकाले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो बैलगाड़ी में वो उठा के लेके जाते थे वो ढेर, जिससे हर तरफ बदबू और गंदगी और बीमारी फैलती थी। और उससे पहले एक बाकायदा जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, उससे पहले बड़ा वो शानदार सिस्टम था। वो आके सामान ये सारा उठाते थे बंद गाड़ियों में। तो एक और दूसरा, इनके कैदियों के नहाने का, इनके कपड़े धोने का जो निज़ाम इंतहाई ख़राब है। उसकी भी मैंने गुजारिश की है कि फिलफौर इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, इलाज मुआवजा और दवाइयों की तरसील। मैं यहाँ पर अंदर जो बात कर रहा है वो यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि ईद का दिन है। मैंने अब जो प्रपोज़ल दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पंजाब में और दूसरे सूबों में मैं बात करूँगा कि जहाँ पर जेलें हैं, मसलन लाहौर में 2 जेलें हैं, एक कोटलखपत जेल और कैंप जेल, दोनों के मिलाकर 7,000 तक 8,000 कैदी हैं। अब 8,000 कैदियों में अगर एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ताला करे कि एक भी बीमार ना हो, लेकिन बीमारी और सेहत ये इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उसके लिए अगर लेट से 8,000 कैदियों में अगर 5% भी बीमार हों, जो कि 400 अफराद बनते हैं,
تو ان کے علاج معالجے کا جو نظام ہے وہ انتہائی خراب ہے. یعنی اگر کسی کا اگر سی ٹی اسکین ہونا ہے یا ایم آر آئی ہونا ہے یا کوئی اور ایکس رے ہونا ہے تو ہفتے نہیں مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ قیدی جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. ایک اس کو سزا ملے اپنے کیے کی، اپنا بالکل وہ قانون اور انصاف کا فیصلہ ہے، مگر اس کے بعد اس کا جو بنیادی جو حق ہے اس کو چھیننا تو وہ تو سرین زیادتی ہے. قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ بھئی اگر جو قیدیوں کے لیے نرم گوشی اختیار کرو، ان کا کوئی حق جو ہے ان کے حوالے کرو. اور قرآن کریم اس کی گواہی اپنی کئی جگہ دیتا ہے کہ جب ان کو اگر چھڑاؤ گے جس کی پوری ہو گئی مدت تو اس کی اگر جو چھڑاؤ گے تو بڑا ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح جو یتیم بیوہ کا درجہ بدرجہ، تو یہاں پر ان کے علاج کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہونا چاہیے. ان کو تو اگر اپنا سروس ہاسپٹل جانا پڑ جائے یا کسی اور جانا پڑ جائے تو رشوت، پیسے اور سفارش کے علاوہ جا نہیں سکتے. وہ کہاں سے رشوت لائیں گے؟ وہ پہلے ہی اپنی یہاں پر آ کے ان کی عدالتوں میں ان کی وکلاء ان کی جو فیسیں ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نہانا دھونا، علاج معالجہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر یہ ان کو نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پر نظام سرین یہ ناانصافی پر مبنی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ ہم ایک ہسپتال، ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہو جہاں پر صرف جو 8,000 قیدی ہیں، ایک کا پائلٹ یہ منصوبہ ہے. اگر یہ کامیاب ہوگا تو اس کو پنجاب میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک بڑی سوچ وچار کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح پورے پاکستان میں اس نظام کو پھیلائیں گے کہ قیدیوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال ہوں. وہاں پر اپنا یہ نہ ہو کہ ان کو جانا پڑے اپنا سروس ہسپتال کہ جناب اے سی ایس ہوم سے اجازت لے رہے ہیں، پہلے اپنے آئی جی سے اجازت لے رہے ہیں. میں سیاسی قیدیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. میں عام قیدی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ ہسپتال کی میں نے بات کی ہے جہاں پر ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہوں، سرجنز ہوں، فزیشنز ہوں، نرسز ہوں، ادویات وہاں پر موجود ہوں، خواتین کا ونگ ہو اور مردوں کا ونگ ہو، تاکہ یہ جو اس کو پورے پاکستان میں آپ یقین کر لیں کہ جو لاکھوں جو قیدی ہیں ان کو اگر اپنا خدا نخواستہ بیماری آن پڑے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کسی کا والدین بھاولپور میں رہتے ہیں، کسی کے ڈیرہ غازی خان میں، کسی کے فیصل آباد میں. وہ اگر چل کے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا ان کا جو رشتہ دار وہ کس حالت میں ہے. تو یہ بھی میں نے یہاں پر گزارش کی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اب جو میں پچھلی مرتبہ آیا تھا، ہم نے باقاعدہ ایک کہ جیلوں میں بنیادی جو علاج کے مشینیں وہ موجود ہونی چاہیے، وہ آج میں نے دیکھی ہیں. آپریشن نہیں ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ جلد آپریشن کریں گے. ادویات کا جو حصول ہے اس کو آسان بنایا جائے، کہیں رشوت نہ ہو، کسی کو اپنا پیسے نہ دینے پڑیں. قیدی سے آپ اس کو جس کو 25 سال کی سزا ہوگی اس سے آپ اور کیا ظلم کریں گے؟ تو یہ میں نے یہاں پر آج پھر جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو ضمانت چاہیے اور ضمانت ان کے ڈیو ہے یا وہ پیرول پہ جا سکتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں نے گزارش کی ہے چیف سیکرٹری صاحب کو، اور انشاءاللہ یہ بڑی محنت سے آئی جی جیل خانہ جات ہیں یہاں پر اور سپرنٹینڈنٹ موجود ہیں. یہ سب ایک باقاعدہ ایک پلان بنائیں گے، پروپوزل، اس کو انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے اس کو اپروو کریں گے تاکہ قیدیوں کا جو حق ہے وہ ان کو دلوایا جا سکے. اسی طرح ان کی خوراک کی بات ہے، کھانے کے حوالے سے کہ اچھی خوراک ملے ان کو. اور پھر جنہوں نے ایک دن رہا ہونا ہے وہ جب معاشرے میں جائیں تو دوبارہ افیون، چرس یا کوئی اور اپنے جرم نہ کریں. ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، وہ کارپیٹ مینوفیکچرز بن جائیں، وہ سلائی کڑھائی ان کو سکھائی جائے، ان کو اپنا فٹ بال ان کو بنانا ان کو سکھایا جائے، ہاکی کی اسٹکس بنانی سکھائی جائے، تاکہ جب وہ واپس معاشرے میں جائیں تو اچھے شہری بن سکیں اینڈ دے بیکم پروڈکٹیو ہینڈز آف دا سوسائٹی. تو یہ ساری باتیں آج میں نے کی ہیں. لیکن میں نے جو قانونی جن کو مدد چاہیے، جن کو پیسے نہیں ہیں اور اس کی بنا پر کئی سال وہ جیلوں میں رہتے ہیں کہ ان کی کوئی فیس دینے والا نہیں، صرف جا کے ان کی ضمانت ان کی لے لے یا ان کی رہائی کے لیے انتظام کرے. پھر اس کے علاوہ
ایک ایسے جو قیدی ہیں 2-3 میں نے دیکھے جب میں یہاں پر تھا 70 سال ان کو سزا ہوئی ہے. ان سے 35 سال کسی نے اپنا 30 سال کاٹ لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو عمر قید جو ہے وہ 25 سال کی ہوتی ہے 30 سال کی ہوتی ہے. جنہوں نے 30 سال کاٹ لیے 35 سال ان کو پھر رہا ہونا چاہیے. لیکن نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کو کوئی رسائی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو میں نے آج یہاں پر ڈسکس کیے ہیں. اور میں عدالت جو لوور کورٹس ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں, جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ سو موٹو کیا آپ نے کتنے سو موٹو لیے ان کیسز میں. کہ پوچھا اپنا جیل خانہ جات سے کہ بھئی آپ کے پاس کتنے قیدی ہیں, کیونکہ سو موٹو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عوامی مفاد عامہ, پبلک انٹرسٹ, کسی ایک کا انٹرسٹ نہیں, پبلک انٹرسٹ. کتنے سو موٹو لیے ان کاموں کے لیے کہ جہاں پر قیدیوں کے ساتھ انصاف ہو, ان کے ساتھ بہتری ہو. کتنا یہاں پر جو اپنا اس جیل میں 4000 قیدی ہیں, پورے پنجاب میں 50,000 قیدی ہیں, پاکستان میں لاکھوں قیدی ہوں گے, ہزاروں قیدی ایسے ہیں جن کی فوری رہائی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق. اس بارے میں انہوں نے عدالتوں نے کتنا اپنا کام کیا. یہ ہیں وہ سوال کہ جو قوم مجھ سے پوچھتی ہے اور تمام اداروں سے پوچھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو انہی کاموں کے لیے ہیں کہ جہاں پر مفاد عامہ ہو, اور اس کے علاوہ کوئی اور سو موٹو کا مقصد بن نہیں سکتا. نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہاں پر کوڈکپت جیل عید کے دن آیا ہوں اور میں نے صرف اسی کے لیے میں نے یہاں پر اپنا گفتگو ساری ڈسکشن کی ہے. اور پھر 8 سال سے یہاں پر قیدی بیٹھے ہیں جن کو فوراً رہا ہو جانا چاہیے, مگر ان کے پاس نہ وکیل ہے نہ پیسے ہیں. تو یہ جو دورے ہوتے ہیں وہ جو جوڈیشل آفیسرز آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی فرض ہے, حکومت کا بھی فرض ہے کہ پوری ان قیدیوں کی مدد کی جائے اور ان کا جب وقت پورا ہو جائے ان کو فوراً رہا کیا جائے. اور اس دوران ایسا نظام بنایا جائے کہ دے بیکم وہ معمار بن جائیں قوم کے, جب جائیں واپس تو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام کریں. میں ان الفاظ کے ساتھ جیل انتظامیہ کا اور چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر پنجاب کے شکر گزار ہوں کہ وہ خود بھی آئے تھے. اور ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جنہوں نے عید پہ جن کی رہائی تھی کروڑوں روپے خرچ کر کے تو ان کو رہا کیا گیا. یہ بڑا ثواب کا کام ہے, بہت ثواب کا کام ہے. اور اسی لیے حکومت کو, اداروں کو مل کر پاکستان کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اور میں اس وقت پوری قوم کو عید کے اس موقع کے اوپر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے اور ہماری اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے پاکستان ان چیلنجز سے نکل سکے. یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل بیٹھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می, اٹس اباؤٹ اس. اگر ہم ہوں گے اکٹھے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک ان تمام مشکلات سے نکل جائے گا. جو ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے اوپر بڑھنا ہوگا, ہمیں اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف کرنے ہوں گے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا. اس کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی, کوئی ملک جو ہے وہ اپنے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور کس طرح اکٹھے ہونا ہے وہ اقبال نے اس کا بہت 80 سال پہلے بتایا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. جب موجیں دریا میں ہوں تو خوف آتا ہے, جب قوم اکٹھی ہو تو پوری دنیا ڈرتی ہے کہ یہ ملک بڑا متحد ہے. جب وہ موج جب دریا کے کنارے جاتی ہے تو جھاگ بن جاتی ہے, اس کا نہ صرف اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے, وہ خود مر جاتی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ ملت جو ہے اس کا ربط جو ہے وہی قوموں کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں 1 ہفتے کے بعد چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور جیل ریفارمز کے اوپر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.